My lovely students, welcome to Mathological. Let us start the practice session. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological and message me on Telegram at ADITYAKT for any queries or concerns regarding your preparation. So the first question, if x and y are integers and mod of x minus y is equal to 12, then what is the minimum possible value of x into y? हमें क्या इसको मिनिमाइज करना है, x into y को मिनिमाइज करना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x into y. एंड गिवन इज दैट मॉड ऑफ x minus y is equal to 12, यानी कि डिफरेंस बिटवीन x minus y 12 का है. ठीक है, सिंस हमें मिनिमाइज करना है x into y को एंड x and y कैन बी एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, कुछ भी वैल्यूज हो सकता है. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ x into y शुड बी लेस देन 0. दिस शुड बी नेगेटिव. ओके, नेगेटिव होना चाहिए. और अगर नेगेटिव हो रहा है तो फिर वैल्यू हम जितना मैक्सिमम कर सकें नेगेटिव में उतना ही मिनिमम हो जाएगा वैल्यू. ठीक है, सो दिस शुड बी लेस देन 0. नाउ द डिफरेंस बिटवीन x and y इज दैट ऑफ 12. सो इफ लेट अस से वन वैल्यू इज -1, सो अदर कैन बी, वी कैन टेक -13, डिफरेंस ऑफ 12 और 11. ठीक है, सबसे छोटा नेगेटिव वैल्यू लिया है पहले -1, तो -1, -13 एंड 11. Isn't it so? But ultimately, if both values are negative, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, 13 हो जाएगा. इफ वन वैल्यू इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव, तो रिजल्ट होगा नेगेटिव. तो अवर पर्पस शुड बी दैट वन वैल्यू शुड बी नेगेटिव एंड वन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. दैट इज सेकंड थिंग. प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव एंड वन वैल्यू शुड बी नेगेटिव, वन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. कब मैक्सिमम आएगा? -1 और 11 वाला केस हो सकता है, -11 आएगा इन दैट केस. और -2 इंटू 10 -20 हो जाएगा, -3 into 9. So in that case, this will be -27. -4 into 8, -32. -5 into 7, -35. And -6 into 6, which should be the maximum value because both are equal. Both are equal. So -36. This should be the minimum value. Option D will be the answer. और as such हमें 12 डिफरेंस था. ठीक है, so उसका 12/2 6 आ गया, -6 एंड +6 हमने ले लिया, मैक्सिमम आ जाएगा बिकॉज बोथ वैल्यूज आर इक्वल. तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा 6 into 6 36 मैक्सिमम होगा, बट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा हमारा -36. ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ नंबर एंड 990 is 6930. तो इफ नंबर इज लेट अस से n, तो एलसीएम ऑफ n एंड 990 is 6930. So what can we say about n? भाई 6930 हमारा है 990 into 7, 990 into 7 है. So n must be a multiple of 7, क्योंकि 7 तो हमारा डेफिनेटली n में आना चाहिए बिकॉज 990 में तो नहीं आ रहा है और 6930 में एलसीएम में आ रहा है, लीस्ट काउंट मल्टीपल में आ रहा है. तो डेफिनेटली n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, तभी तो 7 आएगा. 7 कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो n से ही आया होगा. सो n मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7. Even if n is just 7, तभी हमारा LCM will be 6930, 990 into 7. So n must be multiple of 7, यानी कि n should be equal to 7k. Second condition, greatest common divisor or highest common factor. तो GCD, greatest common divisor or highest common factor of that number and 550, n and 550, this is equal to 110. So if 110 is greatest common factor between n and 550, तो n must be a multiple of 110. यहां से कंक्लूजन निकला. सो अगर n मल्टीपल है 110 का और 7 का मल्टीपल पहले हम निकाल चुके थे, तो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 7 into 110, बिकॉज 7 और 110 में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो 7 into 110 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि n मस्ट बी 770 टाइम्स सम अदर इंटीजर. क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दैट नंबर. सो इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 770, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है n का? मिनिमम विल बी 770 into 1, 770. सम ऑफ डिजिट्स चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 7 + 7 + 0 ऑब्वियसली 14. 14 ऑप्शन सी. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्किंग अलोन, A कैन कंप्लीट अ टास्क इन A days and B can complete the same task in B days. They take turns in doing the task with each working 2 days at a time.
इफ ए स्टार्ट्स दे फिनिश द टास्क इन एक्जैक्टली 10 डेज, अल्टरनेटली वर्क नहीं कर रहे हैं, 2 डेज के गैप पे कर रहे हैं, यानी कि 2 डेज ए विल बी वर्किंग, अगर ए स्टार्ट कर रहे हैं देन 2 डेज बी विल बी वर्किंग, देन अगेन ए विल बी वर्किंग फॉर 2 डेज एंड सो ऑन. If A starts, they finish the task in exactly 10 days. If B starts, they take half a day more. How long does it take to complete the task if they both work together? कितना टाइम लगेगा इफ दे आर बोथ वर्किंग टुगेदर? तो हमें ए और बी का एफिशिएंसीज पता लगाना पड़ेगा, टोटल वर्क पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ए कैन कंप्लीट टास्क इन ए डेज, बी इन बी डेज. तो यहाँ पे ए और बी बोथ आर वेरिएबल, हमें वैल्यूज तो पता नहीं है उनकी, बोथ आर अननोन. सो वहां से हम आगे बहुत ज्यादा प्रोसीड तो नहीं कर सकते. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि ए और बी का एफिशिएंसीज हमारा है एक्स एंड वाई. Efficiencies of A and B are X and Y. Okay, so they are working for 2 days at a time. If A starts, they finish the task in exactly 10 days. So in 10 days, for first 2 days, A will be working from day 1 to day 2, day 1 and day 2. Then day 3 और day 4 को work करेगा B. Day 5 and day 6 पे again A will be working. Day 7, day 8 पे B work करेगा और फिर डे 9 डे 10 पे ए अगेन वर्क करेगा. सो ए विल बी वर्किंग बेसिकली टोटल 6 डेज, टोटल 6 डेज वर्क करेगा ए एंड 4 डेज वर्क करेगा बी. अब ए की एफिशिएंसी हमने एक्स मानी है, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, वर्क विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स एक्स, क्योंकि 6 डेज ए इज वर्किंग प्लस 4 डेज बी विल वर्किंग, तो 4y. दिस इज अवर वर्क. 6x और 4y विल बी अवर वर्क इन द फर्स्ट केस. Second case में if B is starting the work, they take half a day more, यानी कि time taken is 10.5 days. This is first case. Second case में time taken is 10.5 days. Now since B has started the work, तो B will be working for first 2 days, then 5th and 6th day, then 9th and 10th day. तो B will be working for 6 days. 6 days का वर्क होगा B का, और A will be working for the rest time, यानी कि 4.5 days. ठीक है, सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 4.5 डेज वर्क कर रहा है ए की एफिशिएंसी है एक्स, 4.5x प्लस 6y. सो दिस विल बी 1.5x इज इक्वल टू 2y. सो x और y का रेशियो आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2/1.5, यानी कि 4/3. x अपॉन y, दिस विल बी इक्वल टू 4/3. यहां से हम टोटल वर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट द टास्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर. तो x अपॉन y 4/3 आ गया. लेट अस अज्यूम कि x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 3 है. सो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई देयर क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी, बिकॉज x ए का एफिशिएंसी है 4 और b का है 3, तो 4 + 3 टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा, और वर्क हमारा हो जाएगा 6x + 4y, यानी 6 × 4 + 4 × 3. So this is 24 + 12, 36/7. ऑप्शंस ये गड़बड़ दिए हुए हैं, एक सेकेंड, ऑप्शंस इसमें करेक्ट नहीं हुए. ठीक है, ऑप्शंस को क्रॉस कर दो, आंसर आ जाएगा 36/7 डेज. ओके, आंसर होगा 36/7 डेज. ऑप्शंस शायद चेंज ही नहीं हुए, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं. ओके, सो इग्नोर द ऑप्शंस. Answer will be 36/7 days. Okay. Clear? Next question. In a certain laboratory, chemicals are identified by a color coding system. There are 20 different chemicals. Each one is coded with either a single color or a unique 2-color pair. If the order of colors in the pair does not matter, यानी कि order important नहीं है, कौन से दो हमने कलर्स चूज किए, बस वही कोड बताने के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल रेड एंड ग्रीन को चूज किया हमने, तो रेड followed by green or green followed by red, both are same code. Both are same code because order is unimportant. What is the minimum number of different colors needed to code all 20 chemicals with either a single color or a unique pair of colors? Minimum number of different colors needed to code all 20 chemicals. Code हमारे दो तरह के, either the code will be having a single color बेचारा, और 2 कलर्स. ठीक है, सो लेट अस से हमारे पास n कलर्स है, मिनिमम कलर्स हमने मान लिया n कलर्स. सो इफ n कलर्स आर मिनिमम, सो या तो n में से एक कलर सेलेक्ट करोगे, NC1 तरीके से सेलेक्ट होगा, और यू विल बी सेलेक्टिंग 2 कलर्स, NC2 तरीके से सेलेक्ट होगा. अरेंजमेंट्स का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे. तो NC1 + NC2, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20.
अगर ऐसा है तब तो फिर हमारा एन से काम चल जाएगा, एन C1 प्लस एन C2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20, दैट इज अवर कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 5C1 प्लस 5C2 कितना आएगा? 5C1 इज 5, 5C2 इज 10, तो 15 आ रहा है विच इज लेस देन 20, तो ये तो काम नहीं करेगा। 15 केमिकल्स ही इससे कोड हो पाएंगे, बाकी नहीं हो पाएंगे। 6 को देखते हैं, 6C1 प्लस 6C2, this will be 6 plus 15 which is equal to 21 which is greater than 20, so yes this will work, option B should be the answer। और क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना था इसलिए हमने मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया। क्या लॉजिक क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन, लैंग्वेज को बस पकड़ना था और बाकी कुछ क्वेश्चन में था नहीं एग्जैक्टली कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस and gives one article free for buying every 15 articles and thus gains 35%. The marked price is above the cost price by how much? पहली चीज तो क्या है, डिस्काउंट दे रहा है ट्रेड्समैन, देयर इज अ डिस्काउंट दे रहा है, एडिशनली वो एक आर्टिकल फ्री भी दे रहा है और इसके बाद भी ही इज गेनिंग 35%. So there is a discount of 4%. He is also giving one article free for buying every 15 articles and still he is gaining 35%. So अगर इसके बाद में भी 35% का गेन हो रहा है तो मार्क प्राइस मस्ट बी एटलीस्ट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस, डेफिनेटली उससे तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा, वो तो पक्की बात है। ठीक है, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि 30.3% अगर मार्कअप होता तो 35% का गेन कैसे होता, जबकि बाकी डिस्काउंट दे रहा है, नुकसान उठा रहा है, इसके बाद भी 35% गेन कर रहा है। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4% का डिस्काउंट है ऑन द मार्क प्राइस, 4% डिस्काउंट इंप्लाइज 4% इज 1/25, तो इफ 25 is the mark price, so there is a discount of 1. There is a discount of 1, यानी कि after 4% discount, the price will be 24/25 times of the mark price. Isn't it so? This should be the price. और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, tradesman is also giving one article free for buying every 15 articles. So if a person is purchasing 15 articles, he is also giving one article free. ठीक है, after purchase of 15 articles, he is giving one article free for buying every 15 articles. 15 articles परचेज किए, एक फ्री हो गया, टोटल आर्टिकल्स कितने हुए? 16, टोटल 16 हुए, क्योंकि 15 परचेज किए, एक फ्री हो गया। पैसा कितने का लिया? 15 का लिया, 15 आर पेड फॉर, तो यहां भी तो डिस्काउंट हो रहा है, 16 में से पैसा लिया है सिर्फ 15 का, सो वन आर्टिकल का डिस्काउंट दे दिया। अगर 16 रुपीज हुआ पेमेंट टोटल, तो 15 रुपीज पेमेंट लिया, 1 रुपी का डिस्काउंट दे दिया, तो ये भी तो वैसा ही मामला है। कितने का डिस्काउंट हुआ है? 1 का डिस्काउंट ऑन 16, 1 आर्टिकल फ्री ऑन टोटल 16, क्योंकि परचेज किए 15, 1 एक्स्ट्रा दिया है, टोटल 16 दिए हैं, 1 का डिस्काउंट दिया है, 15 का पैसा लिया है। ठीक है, तो 15/16, सो फॉर 1 आर्टिकल द इफेक्ट विल बी 15/16। क्या ये बात समझ पा रहे हो? 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स, तो 15 आर्टिकल्स पे एक एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, 15 में से एक फ्री नहीं किया है, 15 + 1, तो 16 में से 1 फ्री है, 1 आउट ऑफ 16 इज फ्री। तो ये ऐसे समझ लो, इफ 1 आउट ऑफ 16 इज फ्री, दिस इज एज गुड एज अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%। ठीक है, नाउ दिस विल बी अवर सेलिंग प्राइस एज सच, and we know that he is still gaining 35%, 35% का गेन हो रहा है at this selling price. ठीक है, so this selling price will be equal to 135% of cost price, 135% of cost price, or we can say 135% कितना होगा? 35% is 7/20, so this will be 20 अगर CP है हमारा, 7 is profit, 20 + 7, 27/20 times of CP, बिकॉज सेलिंग प्राइस है 27/20 टाइम्स सीपी होगा। आप सिंप्लीफाई कर लो इसको, सो 5 से दिस विल गो 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 बचा, 4 से 6 बचा, 6 से बचेगा 2, यहाँ बचा 9, एंड 5 से बचा 3, ये 3 गया, इधर बचा 3, सो नाउ MP/CP दिस इज इक्वल टू 3/2। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया? 2/3, 3/2 का। ओके, 3/2। क्वेश्चन आस्किंग मार्क प्राइस कितना अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी मार्कअप कितने का है? सो CP इज 2, मार्क प्राइस इज 3, देयर इज अ मार्कअप ऑफ 1, सो मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू 1/2।
which is 50%. 50% is the markup. Option C is the answer. Okay, 50% का मार्कअप है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. क्लियर है? इसी सेम चीज को अगर हम रेशियो मेथड से लिखते सो कह सकते थे 4% डिस्काउंट हो रहा है, 4% इज 1/25 का डिस्काउंट हो रहा है. सो एज सच इफ ही इज टेकिंग 25 इज हिज कॉस्ट, तो क्योंकि 4% डिस्काउंट दे रहा है तो इसके वजह से नुकसान होगा, पैसा मिलेगा 24. ठीक है, 25 की बजाय मिलेगा 24. इफेक्ट ऑन सीपी एंड एसपी. और 1 आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग एवरी 15 आर्टिकल्स. 15 पे 1 फ्री दे रहा है, टोटल 16 हो गए. 16 हो गए, 16 आर्टिकल्स दे रहा है बट पैसा ले रहा है 15 का. अगेन यहां भी नुकसान होगा, डिस्काउंट ही हो रहा है इसकी वजह से. ही इज गिविंग 16 आर्टिकल्स बट ओनली टेकिंग मनी फॉर 15 आर्टिकल्स एंड नेट में गेन हो रहा है ओवरऑल देयर इज अ गेन ऑफ 35%. 35% इज 7/20 का गेन है, यानी कि 20 इज द कॉस्ट, सो ही इज गेटिंग 27 रुपीज. इफ 20 रुपीज इज द कॉस्ट, 27 रुपीज मिल रहा है. और क्यों मिल रहा है? बिकॉज मार्कअप किया है उसने, बिकॉज बाकी सब तो नुकसान ही नुकसान था, मार्कअप किया है उसने. तो अगर 100 रुपीज का आइटम वो 100 प्लस एक्स पे दे रहा है या 100 प्लस एम पे दे रहा है, वेयर एम इज द मार्कअप, तो नेट में इफेक्ट ये आ रहा है हमारा. अब सिंप्लीफाई कर लो इसको. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो. तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सारी वैल्यूज को. 5 इंटू 2 इंटू 100, दिस इज 1000. तो 1000 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 100 प्लस एम, यानी 9 इंटू 100 प्लस एम. दिस इज इक्वल टू 20/27. 50 टाइम्स 9 से जाएगा 3 टाइम्स. सो 50 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 प्लस एम. 100 प्लस एम इज इक्वल टू 50 इंटू 3 यानी 150. सो एम विल बी इक्वल टू 50. मार्कअप हमारा आ जाएगा 50% का, क्योंकि हमने 100 में इंक्रीज देखा है, 100 प्लस एम किया है, सो एम विल बी इक्वल टू 50%. ठीक है, क्योंकि 100 में हम चेंज देख रहे हैं, दैट इज वाई 50% हुआ. अदरवाइज वैल्यू 50 होता, फिर परसेंटेज में कैलकुलेट करते. ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A company received 2 shipments of ball bearings. In the first shipment, 1% of the ball bearings were defective. In the second shipment, which was twice as large as the first, 4.5% of the ball bearings were defective. If the company received a total of 100 defective ball bearings, how many ball bearings were in the first shipment? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमेशा, लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा गया है. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि देयर आर 2 शिपमेंट्स, शिपमेंट नंबर 1 एंड शिपमेंट नंबर 2. शिपमेंट नंबर 1 में देयर इज 1% ऑफ बॉल बेयरिंग्स आर डिफेक्टिव. लेट अस से अगर 100 बॉल बेयरिंग्स थी, सो 1% आर डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव कितनी हो जाएंगी? ओनली 1. ओनली 1. सेकेंड शिपमेंट में विच वॉज ट्वाइस एज लार्ज एज द फर्स्ट, तो सेकेंड शिपमेंट में नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स विल बी 200, डबल दैट ऑफ फर्स्ट शिपमेंट. और 4.5% ऑफ बॉल बेयरिंग्स आर डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव बॉल बेयरिंग्स विल बी 4.5%. ठीक है, 1% इज 2, 4.5% आ जाएगा 9. सो 9 आर डिफेक्टिव. टोटल डिफेक्टिव बॉल बेयरिंग्स विल बी 1 + 9 विच इज 10 यूनिट्स. और हमें एक्चुअल में पता है, एक्चुअल वैल्यू है 100 हमारा, तो 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 100, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10. 1 यूनिट इक्वल टू 10 हो जाएगा. और क्वेश्चन पूछा है बॉल बेयरिंग्स, हाउ मेनी बॉल बेयरिंग्स वर इन द फर्स्ट शिपमेंट. तो फर्स्ट शिपमेंट में नंबर 100 का है, 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे 10, सो आंसर विल बी 1000. ऑप्शन बी. जल्दी में यहाँ पे गलती क्या हो सकता है, तुमने फर्स्ट और सेकंड शिपमेंट को ऐड कर लिया, 300 हो गया, और 300 10 मल्टीप्लाई करके 3000 मार्क कर दिया, और क्वेश्चन हो जाएगा गलत. बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ बॉल बेयरिंग्स शिप्ड, बट बॉल बेयरिंग शिप्ड इन द फर्स्ट शिपमेंट. एग्जाम कंडीशंस में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, अभी तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा. एग्जाम प्रेशर में ऐसी गलतियां होना बहुत कॉमन है. तो ऑलवेज रीड द लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंटली. ध्यान से पढ़ना है लास्ट लाइन को कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे. ठीक है, रेशियो पूछ रहा है तो ऑर्डर क्या है, कुछ और पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली. ओके, सो ये बात हमेशा ध्यान रखना, लास्ट लाइन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If both 5 square and 3 cube are factors of n into 2 to the power 5 into 6 square into 7 cube, so what is the smallest possible value of n? Smallest possible value of n क्या होगा? Okay, where it is given that 5 square and 3 cube are factors of n into 2 to the power 5 into 6 square into 7 cube. Now 5 square is a factor. अब 5 तो कहीं पे n के अलावा दिख नहीं रहा, 5 तो कहीं भी नहीं है, तो 5 स्क्वायर को फैक्टर होना है अगर इस पूरे नंबर का. If 5 square is a factor, so that implies that n must be a multiple of 5 square. N must be
a multiple of 5 square or 25, which is 5 square. Second condition, 3 cube is also a factor. अब अगर 3 क्यूब एक फैक्टर है तो तुम्हें 3 भी नहीं दिख रहा होगा, बट 3 छुपा हुआ है. ध्यान से देखो, 3 छुपा है. कहां पे छुपा है? क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी है. 6 स्क्वायर दिया है बीच में. 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. 6 स्क्वायर क्या हो गया हमारा? दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. तो 3 क्यूब एक फैक्टर है, बट यहां पे 3 स्क्वायर तो आ रहा है. 3 स्क्वायर तो आ रहा है, तो n में अगर एक और 3 मिल जाएगा तो 3 क्यूब फैक्टर हो जाएगा. सो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होगा? 3 क्यूब का? ना 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 ना, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. n कैन बी अ मल्टीपल ऑफ 3. अगर 3 का भी मल्टीपल हो जाएगा तो काम चल जाएगा. 3 स्क्वायर का मल्टीपल हो तो भी चलेगा, बट मिनिमम 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए. तो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर श्योर. 25 का मल्टीपल होना पक्का है, 3 का मल्टीपल होना पक्का है. सो n मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 25 इंटू 3. सो n शुड बी इक्वल टू 75 टाइम्स k. बाकी कुछ भी और मल्टीप्लाई हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट 75 का मल्टीपल डेफिनेटली होना चाहिए. सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या आएगा? n मिनिमम विल बी इक्वल टू 75. 75. ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. स्नेहा's एज इज 1/6 ऑफ हर फादर्स एज. एज ऑफ स्नेहा इज 1/6 ऑफ फादर्स एज. तो अगर फादर का एज 6 यूनिट्स है तो स्नेहा का एज विल बी 1 यूनिट. एट प्रेजेंट की बात हो रही है, एट प्रेजेंट. ओके, देन स्नेहा's father's age will be twice of Vimal's age after 10 years. After 10 years, स्नेहा's father's age will be twice of Vimal's age. ठीक है, और विमल की एज तो 25 साल हो चुकी थी अभी 1-2 साल पहले. If Vimal's 8th birthday was celebrated 2 years before, Vimal's 8th birthday was celebrated 2 years before. So Vimal was 8 years old 2 years ago. So 2 years ago he was 8 years old. So now Vimal is 10 years old. At present 10 years old है. But question is saying that Sneha's father's age will be twice of Vimal's age after 10 years. So after 10 years age of Vimal कितना होगा? 10 + 10 20 years हो जाएगा. फिर तो विमल का एज है, फादर का एज क्या होगा? स्नेहा के फादर का एज, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ विमल्स एज, लेकिन दैट विल बी 40 years. So after 10 years Sneha's father's age will be 40 years. This is after 10 years. तो अगर आफ्टर 10 years 40 years का होगा, स्नेहा का फादर की एज 40 years होगी, तो एट प्रेजेंट कितना होगा? 40 - 10 30 years होगा. 30 years होगा. एट प्रेजेंट 6 यूनिट्स वैल्यू दिया है, 6 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 30 years. ओके, सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5 years. 1 यूनिट आ जाएगा 5 years. सो स्नेहा का एज विल बी 5 years. And that will be the answer. 5 years, option E will be the answer, because 5 years should be the answer. ठीक है, clear? Next question. In a certain game, each player scores either 2 points or 5 points. Each player scores either 2 points or 5 points. If n players score 2 points and m players score 5 points and total number of points scored is 50, find the least possible difference between m and n. सो टोटल स्कोर हमारा आ रहा है 50. n ने स्कोर किया 2 पॉइंट्स, तो 2n विल बी पॉइंट्स स्कोर्ड बाई n प्लेयर्स एंड 5m विल बी पॉइंट्स स्कोर्ड बाई m प्लेयर्स एंड टोटल सम इज 2n + 5m which is equal to 50. Which is equal to 50. We have to find the least possible difference between m and n. Least possible difference between m and n. Okay. So 50 is a multiple of 2. So एक केस हम ले सकते हैं, m को 0 ले लिया हमने, m equal to 0 ले लिया. So if m is 0, n can be equal to 25. 25 into 2 is 50. This could be first case. अब बाकी वैल्यूज किस पे डिपेंड करेगा? 25 के बाद में now this value will depend, decrease in the value of n will depend on coefficient of m, or similarly increase in the value of m will depend on coefficient of n. So m will decrease by 5. Next value हो जाएगा 25 - 5. This will be 20. और m का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 0 + 2. Next value will be +2. Then next value will be 20 - 5 15. This will be 2 + 2 4. Next 15 - 5 10. 4 + 2 6. 10 - 5 5.
6 plus 2 8, 5 minus 5 0, and this will be equal to 10. So these are all the possible cases. बट हमारा काम का केस कौन सा है, वेयर द डिफरेंस इज लीस्ट पॉसिबल बिटवीन m एंड n. तो डिफरेंस हमारा 25 0, यहाँ तो मैक्सिमम आ रहा है, इनिशियल वैल्यू में तो मैक्सिमम आ रहा है. मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, 10 6 के बीच में 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है. सो दिस इज द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस एंड मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस इज ऑफ 3. तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्या है, क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located along a circular path. Each pair of stations is connected by a straight track only. Further, each pair of nearest stations is connected by blue line, whereas all remaining pairs of stations are connected by a red line. If the number of red lines is 99 times the number of blue lines, तो n का वैल्यू क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इट. नो, लेट अस से सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, एक लेट अस से 4 स्टेशन हमने ले लिए इन टोटल. लेट अस से n इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 4. Okay, each pair of stations is connected by a straight track. Further, each pair of nearest station कौन से हुए, जो कि adjacent होंगे, यानी कि in case of 4 points जो पड़ोसी पॉइंट्स हैं, adjacent points हैं, तो each pair of nearest stations is connected by a blue line. So these two will be connected by a blue line. These two are also connected by a blue line. These two are also connected by a blue line, and these two are also connected by blue line. जो adjacent stations हैं, neighboring stations हैं, उनको कनेक्ट किया हमने blue line से. बट जो adjacent नहीं है, those are connected by a red line. तो remaining pairs are connected by a red line. So remaining कौन सा बचा? इसके लिए बचा ये वाला. So these are connected by a red line. Similarly, these two are connected by a red line. So basically the point is कि blue lines are the sides, जो भी हमारा polygon बनेगा. ठीक है, 4 के बजाय तुम 5 पॉइंट्स ले लो. तो इफ यू आर टेकिंग 5 पॉइंट्स, इन दैट केस ऑल्सो नियरेस्ट स्टेशन हमारे क्या है, द साइड्स बेसिकली ऑफ द पॉलीगॉन ऑफ द पेंटागन. दीज विल बी नियरेस्ट स्टेशन का ब्लू लाइंस कनेक्शन. ठीक है, और फिर रेड लाइन से कनेक्ट करोगे बचे हुए स्टेशन को. दोज विल बी डायगोनल्स. These will be diagonals. Okay, so basically blue lines are number of sides, like number of sides, ठीक है, of a polygon. और red lines हो गई हमारी number of diagonals. So number of sides हो जाएंगे हमारी कितनी, total value कितना होगा, connecting any two stations, number of total ways क्या हो जाएगा, nc2. टोटल विल बी nc2. ठीक है, टोटल हो जाएगा nc2. ब्लू लाइंस कितनी होंगी, अगर n स्टेशन है तो n लाइंस होंगी टोटल, और उसके पड़ोसी को कनेक्ट कर रहे हो, टोटल n लाइंस बनेगी हमारी कितनी, ब्लू लाइंस बनेगी n. और रेड लाइंस कितनी होंगी, n इंटू n-3/2. टोटल इज nc2. बट टोटल नहीं चाहिए हमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस. तो n इंटू n-3/2, दिस इज इक्वल टू 99 टाइम्स ऑफ n. तो n तो पॉजिटिव वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगा. n-3 विल बी इक्वल टू 99 इंटू 2 यानी 198, एंड हेंस n विल बी इक्वल टू 201. सो वैल्यू ऑफ n विल बी 201. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. इज दिस क्लियर? ओके, ठीक है. Next question, if x is equal to 15 cube plus 16 cube plus 17 cube plus 18 cube plus 19 cube, then x divided by 70 will leave what remainder? X is given as 15 cube plus 16 cube plus 17 cube plus 18 cube plus 19 cube. Okay, x को डिवाइड करें 70 से तो रिमाइंडर क्या होगा.
Now important property that if a to the power n plus b to the power n is there, so a to the power n plus b to the power n, if n is odd, अगर n हमारा odd है तो, और हमेशा याद करने के लिए एग्जांपल क्या लो, n इक्वल टू 1 ले लो, तो n इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी, तो दिस इज डिविजिबल बाई a प्लस बी, डिविजिबल बाई a प्लस बी, n इक्वल टू 1 से याद रखोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे, a प्लस बी आ जाएगा, सो a प्लस बी से डिविजिबल होगा इफ n इज ऑड। क्लियर है? ठीक है, n इवन पे कोई भी कंक्लूजन नहीं है हमारा एज सच, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के लिए, n ऑड के लिए कंक्लूजन है डिविजिबल बाई a प्लस बी होगा। ठीक है, इफ इट इज a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, इन दैट केस इफ n इज ऑड, अगेन n इक्वल टू 1 ले लो, n इज इक्वल टू ऑड हो गया, a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1 यानी a माइनस b हो गया, तो दिस विल बी डिविजिबल बाई a माइनस b। अब फिर चाहे तुम्हारा a टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर 1 हो या a क्यूब माइनस b क्यूब हो, a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 होगा, दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई a माइनस b। अब n अगर हमारा हो गया इवन, अगेन एग्जांपल ले लो, पावर 2 ले लो, सबसे छोटी पावर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डिविजिबल होगा a प्लस बी से भी और a माइनस b से भी, तो डिविजिबल बाई a प्लस बी एंड a माइनस b बोथ। ये सिंपल फंडा याद रखना है। अब कैसे यूज करेंगे इसको, सो 70 से डिवाइड करना है हमें, 70 इज बेसिकली 35 इंटू 2, 35 इंटू 2। नाउ 16 प्लस 19 इज 35, so 16 cube plus 19 cube, this will be divisible by 16 plus 19, which is 35, so this will be divisible by 35. Similarly 17 cube plus 18 cube, this will also be divisible by 17 plus 18, और हमने कॉम्बिनेशन लिया ही ऐसे, 16 और 17 को लेते 33 से डिविजिबल होता उनका सम, बट उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है अल्टीमेटली। ठीक है, 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 17 प्लस 18 विच इज 35, सो देयर सम विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 35, यानी कि 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब, दिस इज डिविजिबल बाय 35, बट हमें 35 से डिविजिबल थोड़ी देखना है, हमें तो देखना है 70 से, तो क्या करेंगे इसके बाद में, 35 से डिविजिबल तो है, 35 से डिविजिबल तो है। ठीक है, सो 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब, दिस इज डिविजिबल बाई 35, 35 का मल्टीपल है। ठीक है, एडिशनली 16 क्यूब क्या होगा, इवन होगा, 17 क्यूब विल बी ऑड, 18 क्यूब इवन होगा, 19 क्यूब विल बी ऑड, तो देयर आर 2 इवन एंड 2 ऑड। ठीक है, तो बेसिकली पूरा सम क्या हो जाएगा हमारा, 2 इवन है तो उनका सम इवन ही रहेगा, ऑड प्लस ऑड भी इवन बना देंगे, टोटल सम हमारा इवन होगा, टोटल सम इज इवन। 35 का मल्टीपल है, 35 एक ऑड नंबर है, और अगर हमारा टोटल सम इवन आ रहा है तो 2 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है, 35 में तो 2 आ नहीं रहा है, तो डिविजिबल बाय 35 एज वेल एज 2, एज वेल एज 2, सो दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 70। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, मस्ट बी डिविजिबल बाय 70 बिकॉज 35 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, 35 ऑड है, 35 एंड 2 बोथ का मल्टीपल है। अगर 35 में जब 40 होता, 40 का मल्टीपल है 2 का भी मल्टीपल, तो क्या नई बात है, जब 40 का ही मल्टीपल है तो 2 का तो हो गई। ठीक है, सो उस केस में हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाते, यानी 40 का ही मल्टीपल रहता, 80 का नहीं हो जाता। अगर इवन नंबर का मल्टीपल होता तो फिर हमें एडिशनली 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बट सिंस 35 इज ऑड एंड 2 इज अ इवन नंबर, तो दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 35 इंटू 2। क्लियर है, यानी कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 70, सो दिस पार्ट विल गिव अस रिमाइंडर इक्वल टू 0, बट एक 15 क्यूब हमारा अकेला रह गया है बेचारा, इसके लिए सेपरेटली कंसिडर करना पड़ेगा जब 70 से डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर क्या देगा, बिकॉज ये पार्ट तो 0 देगा रिमाइंडर। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा जो है हमारा, this will give remainder 0, 15 cube is the only concern left। ठीक है, तो 15 cube divided by 70, what will be the remainder, this is the question now। 15 cube can be written as 15 into 15 into 15 divided by 70, 15 into 15 हो जाएगा 225, तो 225 into 15 क्या रिमाइंडर देगा 70 से डिवाइड करने पे, 70 से 225 को डिवाइड करोगे तो 210 तो कंप्लीटली चला जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 15 ओनली। तो अगेन 15 into 15 225, 70 से डिवाइड करने रिमाइंडर देगा हमें इक्वल टू 15, सो आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 15, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है, 15 हमारा विल बी फाइनल आंसर, बिकॉज बाकी पार्ट तो 0 रिमाइंडर दे रहा है, दिस पार्ट विल बी गिविंग रिमाइंडर 0, दिस पार्ट विल बी गिविंग रिमाइंडर इक्वल टू 15, तो टोटल रिमाइंडर हमारा हो जाएगा इक्वल टू 15।
Okay. Next question. Padam purchased 30 kilograms of rice at the rate of rupees 17.50 per kg and another 30 kilograms rice at a certain rate. He mixed the two and sold the entire quantity at the rate of rupees 18.60 per kg and made 20% overall profit. At what price per kg did he purchase the lot of another 30 kg rice? किस प्राइस पर परचेज किया होगा? 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है when he is selling the entire quantity at the rate of rupees 18.60 per kg. तो सेलिंग प्राइस गिवन है, हमें यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं. 20% हमारा प्रॉफिट है, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट है. सो इफ 5 इज द कॉस्ट प्राइस, 1 इज द प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 यूनिट्स इफ 5 इज द सीपी. तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, बिकॉज इफ सीपी इज 5, प्रॉफिट इज 1, सेलिंग प्राइस इज 6. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 5/6 टाइम्स 18.60. So this will be 3.10 into 5, 15.50 rupees per kg. This is the cost price. This is the cost price. और ये cost price कब आया? When we are mixing 30 kg of rice of 17.50 rupees with 30 kg of another rice, जिसका प्राइस हमको पता नहीं है. Now since both quantities are equal, तो डायरेक्टली हमारा एवरेज वैल्यू आ रहा है 15.50, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज हमारी इक्वल है, 30 kg एंड 30 kg. ठीक है, इक्वल नहीं होती तो फिर वेट एवरेज लेते, बट क्योंकि इक्वल है तो डायरेक्टली एवरेज आ रहा है. तो 17.50 एंड लेट अस से सेकंड क्वांटिटी का जो हमारा है प्राइस, दैट इज पी. तो प्लस पी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 15.50. सो 17.50 प्लस पी, दिस इक्वल 15.50 into 2, which will be 31. So P will be equal to 31 minus 17.50, which will be 13.50 rupees per kg. This will be the price. This will be the answer, 13.50. या जब एवरेज ही रहता है, हमें पता है कि 15.50 से 2 ज्यादा है 17.50, तो 2 लेसर होगा अदर क्वांटिटी का प्राइस. ठीक है, तो प्लस 2 इज 17.50, माइनस 2 विल बी 13.50. दैट विल बी द आंसर. ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. When a positive integer m is divided by another positive integer n, the remainder obtained is 8. Remainder obtained is 8. तो m is equal to some quotient multiplied by n plus remainder, which where remainder is 8. ऐसे लिख सकते हैं हम, isn't it so? But question हमें m by n की वैल्यू भी दे रहा है. So m by n is equal to 89.32, which implies that m is equal to 89.32 times n, which will be 89 times n plus 0.32 times n. So this part 0.32 times n, ये क्या होगा, क्योंकि 89 times तो कंप्लीट ही जा रहा है. ठीक है, so this is q into n, this part is remainder. This is remainder, 0.32 times n is remainder. So 8 हमारा रिमाइंडर आ रहा था, these two should be equal. 8 should be equal to 0.32 n. ठीक है, so 8 is equal to 0.32 n और 32 by 100 times n. 8 से जाएगा 4 times, so n will be equal to 100 by 4, which is 25. तो n की वैल्यू हमें मिल गई, n is equal to 25. क्वेश्चन आस्किंग फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ m. n 25 आ गया है तो m की वैल्यू भी आ जाएगी. m will be equal to 89 into n plus this part is 8, ये पार्ट तो 8 है, तो 89 into 25 plus 8. अब या तो 89 25 कर लो या फिर 89 को कर लो 90 कर लो. तो 90 into 25 minus 25 plus 8. 90 into 25 क्या हो जाएगा, 9 into 25 225, तो 2250 minus 17. So m will be equal to 2233. m की वैल्यू आ गई 2233. So sum of digits will be 4 plus 6 10. Option B will be the answer. Sum of digits will be equal to 10. हाँ, अगर डिजिटल सम पूछा होता तो डिजिटल सम इज ऑलवेज इन अ सिंगल डिजिट. ठीक है, तो उस केस में अगर हमारा वैल्यू 10 आ रहा था तो फिर हम 1 + 0 करके आंसर मार्क करते 1. ये ध्यान देना है, अगर डिजिटल सम होता तो आंसर होता 1, बट सम ऑफ डिजिट्स विल बी इक्वल टू 10. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स कैन बी 2 डिजिट्स या फिर बहुत बड़ा नंबर हो 3 डिजिट्स भी हो सकता है. सम ऑफ डिजिट्स में कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, डिजिटल सम हमारा ऑलवेज 1 डिजिट में होगा और डिजिटल सम इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9. इज दैट क्लियर? डिजिटल सम हमारा 1 होता आंसर. ऑप्शन ई आंसर मार्क करना पड़ता अगर डिजिटल सम पूछा होता तो. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
द सम ऑफ 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10 becomes a perfect square. Sum of 4 consecutive 2-digit odd numbers when divided by 10, this becomes a perfect square. Which of the following can possibly be one of these 4 numbers? Can possibly be यानी कि there can be more than one answers, but एक आंसर उसमें से hidden है यहाँ पे, ठीक है, वन ऑफ द 4 नंबर्स. ओके, तो एक ग्रुप में ही 4 नंबर्स हैं, तो उनमें से भी कोई एक दिया होगा चलेगा, और फिर मल्टीपल ग्रुप्स भी हो सकते हैं. 4 कॉन्सेक्यूटिव 2-डिजिट ऑड नंबर्स हैं. लेट्स से फर्स्ट नंबर हमारा है ए, नेक्स्ट होगा a+2 क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, फिर नेक्स्ट होगा a+4, देन नेक्स्ट होगा a+6. वी आर एडिंग ऑल दीज, इन सबको ऐड कर दोगे तो सम आ जाएगा हमारा. सम व्हेन डिवाइडेड बाय 10, नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर. और क्योंकि 4 कॉन्सेक्यूटिव 2-डिजिट ऑड नंबर्स है हमारे, तो सम विल बी ग्रेटर देन डेफिनेटली 40 से तो बड़ा होगा, ठीक है. सम विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 40 बिकॉज ऑल आर 2-डिजिट नंबर्स. एंड इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 40, डिवाइड करो 10 से, तो डेफिनेटली n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4. क्या ये बात क्लियर है? n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4, ठीक है. सो क्या केसेस बन सकते हैं? इफ दिस इज ग्रेटर देन 4, दिस कैन बी 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इट कुड बी 9 और इट कुड बी 16 और 25 और 36 और 49. बट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है सम का? क्योंकि सारे 2-डिजिट नंबर्स हैं, तो सबका सम भी कर लोगे तो अभी 99 इंटू 4 से तो छोटा ही वैल्यू होगा, यानी कि दिस विल बी लेस देन 400. ग्रेटर देन 40 तो होगा, एडिशनली लेस देन 400 भी होगा. सम लेस देन 400 होगा, डिवाइड बाय 10 कर रहे हो तो लेस देन 40 होगा, भाई डिवाइड बाय 10 भी तो कर रहे हो, लेस देन 40 होगा, यानी कि 49 तो पॉसिबल नहीं है. यही 4 केसेस पॉसिबल है हमारे, 9, 16, 25 एंड 36. तो n स्क्वायर कैन बी 9, 16, 25, 36. बट 10n स्क्वायर क्या होगा, विच इज सम ऑफ द नंबर्स. 10n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? 10n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 90, 160, 250, 360. सो यहां से एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा? बिकॉज एवरेज क्या होगा, 4 नंबर्स हैं, एवरेज क्या होगा? एवरेज विल बी 10n स्क्वायर बाई 4 नंबर्स हैं इन टोटल. एवरेज आ जाएगा 90 बाई 4, 22.5, 160 बाई 4, 40, 250 बाई 4, 62.5, 360 बाई 4, 90. दीज 4 आर पॉसिबल एवरेज वैल्यूज. बट क्वेश्चन कह रहा है 4 कॉन्सेक्यूटिव 2-डिजिट ऑड नंबर्स. तो अगर हमने लेट से नंबर लिया 11, 13, 15, 17, तो एवरेज हमारा क्या होगा? एग्जैक्टली मिडिल में होगा, 13, 15 के बीच में एवरेज होगा विच इज 14, यानी कि एवरेज विल ऑलवेज बी इंटीजर, ठीक है. कोई भी 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स लोगे तो एवरेज विल ऑलवेज बी इंटीजर. द मिडिल वैल्यू जो कि एक इवन इंटीजर होगा, न सिर्फ इंटीजर बल्कि एक इवन इंटीजर होगा, तो फ्रैक्शन में तो आ नहीं सकता, तो फर्स्ट केस में हमें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. थर्ड केस में पॉसिबल नहीं है, यानी कि देयर आर 2 केसेस. वन केसेस वेयर द एवरेज इज 40, अदर केसेस वेयर द एवरेज इज 90. एक केस है जहां एवरेज आ रहा है 40, अदर केस है जहां पे एवरेज आ रहा है 90. तो इफ 40 इज द एवरेज, so numbers can be 39, 37, 41, 43. These 4 are possible numbers, 37, 39, 41 and 43. तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. सेकेंड केस में एवरेज हमारा आ रहा है 90, तो नंबर्स कैन बी 89, 87, 91 एंड 93. सो दीज 2 पॉसिबल केसेस विल बी देयर, और इन 8 में से कोई भी एक नंबर आंसर हो सकता था. ओके, कोई भी एक नंबर हमारा आंसर हो सकता था. क्या ही क्लियर है? इज दिस क्लियर? हमने क्या किया, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट कि 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है. लेट अस से स्मॉलेस्ट नंबर हमारा a है, नेक्स्ट विल बी a+2, a+4, a+6. सबका सम डिवाइड बाय 10, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर. एंड सिंस दीज आर 2-डिजिट ऑड नंबर्स, तो हमारा स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर क्या है? 10 है, तो इनका सम विल बी ग्रेटर देन 40 फॉर श्योर, क्योंकि ऑड नंबर्स है तो डेफिनेटली स्मॉलेस्ट भी होगा, 11 होगा. तो 11, 13, 15, 17 डेफिनेटली 40 से बड़ा है, इनफैक्ट 50 से भी बड़ा है, बट 40 से बड़ा मान लिया हमने, ठीक है. तो n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4, बिकॉज 40 डिवाइड बाय 10 ग्रेटर देन 10 होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, सॉरी, क्योंकि डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं 40 को, ठीक है. तो ग्रेटर देन 4 होगा, तो अगर ग्रेटर देन 4 होना है परफेक्ट स्क्वायर को, तो 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 होता है, 49 हो सकता है एंड सो ऑन. बट एडिशनली क्योंकि 2-डिजिट नंबर है, 3 डिजिट भी नहीं है, तो लार्जेस्ट वैल्यू भी कितना होगा? 400 से छोटा होगा, क्योंकि सारे नंबर्स अगर हमारे 100 भी होते तो भी 400 हो जाते, बट उससे छोटे ही होंगे, तो 400 से छोटा सम होगा. डिवाइड करो 10 से, तो 400 बाई 10, 40 से छोटा होगा हमारा n स्क्वायर. तो 9, 16, 25, 36, यही 4 केसेस बनेंगे हमारे इन टोटल. 10 n स्क्वायर हो जाएगा 10 टाइम्स, और फिर हमने एवरेज लेने के लिए डिवाइड बाई 4 किया.
बिकॉज एवरेज से फिर हम उसके अराउंड नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड सिंस 4 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज था, तो एवरेज विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर एग्जैक्टली इन द मिडिल. दैट इज वाई हमने 22.5 और 62.5 को निगेट कर दिया, हटा दिया, वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, वो एवरेज तब होते हैं हमारे जबकि वो तो एवरेज कभी भी नहीं होते. ठीक है, कम से कम 2 डिजिट ऑड नंबर्स के केस में तो नहीं होंगे. अगर 2 डिजिट इवन नंबर्स भी होते हैं हमारे, तब भी वो एवरेज नहीं हो पाते. बिकॉज अगर इवन नंबर्स हमने लिए होते 22, 24, 26, 28 लेटर से, तो एवरेज हमारा 25 आता. एवरेज वुड हैव बीन ऑड नंबर, सेम एज जो कि ऑड नंबर में केस आ रहा है. ऑड नंबर में एवरेज इवन आएगा, इवन नंबर में एवरेज ऑड आएगा. ओके, क्लियर है. हाँ, अगर 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते तब फिर एवरेज हमारा 0.5 में आता. लेट अस से 10, 11, 12 एंड 13, तो 11.5 एवरेज हो जाएगा. ठीक है, तीनों बातें नोट कर लेते हैं. देखो, लेट अस से अगर हमारे सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 11, 13, 15, 17, तो एवरेज विल बी 14, which is an even number. If numbers are 4 consecutive even numbers, let us say 21, 22, 24, 26, 28. So average will be 25, exactly in the middle, which is odd number. If numbers are consecutive numbers as such, 12, 13, 14, 15, क्योंकि हमारे 4 नंबर्स, अगर 5 होते, देखो अगर 5 नंबर्स होंगे हमारे कॉन्सेक्यूटिव, तो चाहे वो ऑड होंगे तो ऑड एवरेज आएगा, बिकॉज मिडिल वैल्यू एवरेज हो जाएगी. इवन होंगे तो इवन एवरेज आएगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू एवरेज हो जाएगी. बट जब भी इवन नंबर ऑफ नंबर्स होंगे, तो हमेशा एवरेज हमें बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो इन दिस केस दिस विल बी 13.5, which is not an integer. Okay, next question. चलो, these are all the questions in this session. I believe जितने भी क्वेश्चन डिस्कस समझ में आए होंगे. किसी भी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो make sure to comment about that doubt, and if you like the session, then make sure to hit the like button as well. That is all for this session, and if you have not already subscribed to the channel, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also share about the channel, about the video to your friends, and if you have not already joined the Telegram channel, you can also join the Telegram channel, and for any queries or concerns regarding your preparation, you can always message me at ADITYAKT. You can also ask me doubts there. ठीक है, चलो, bye bye, take care and keep learning.